नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है बुध के गोचर की चर्चा करेंगे। बुध आ गए हैं तुला राशि में। ये 18 और 19 की मध्यरात्रि में आए हैं, 1 बजे के आसपास आए हैं। इस समय आए हैं वो है 12:51 और 12 सेकंड पर आए हैं और यहाँ ये 6 नवंबर तक रहेंगे। 6 नवंबर की शाम में 4 बजे के आसपास जाएंगे। तो लगभग इधर 12 दिन और 6 18 दिन का गोचर होगा ये। पंचांग की जो स्थिति है, अश्विनी शुक्ल चतुर्थी है, बुध इसके स्वामी होते हैं, बुधवार दिन है, बुध इसके स्वामी है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसके भी स्वामी बुध है। सौभाग्य योग है, शुक्र इसके स्वामी होते हैं, विष्टिकरण है, इसके शनि स्वामी होते हैं। पूरा जो है मंगल है। बुध पंचांग के अधिकांश हिस्सों पर बुध का कंट्रोल है, 3 हिस्सों पर। उसके बाद मित्र शुक्र का है, शनि भी मित्र है, तो एक तरह से एक शनि है, पाप ग्रह कह सकते हैं। अदरवाइज बुध और शुक्र का प्रभाव है। होरा जरूर मंगल का है, वो ठीक नहीं है। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। षडबल में शनि मजबूत, हालांकि षडबल में ही रूप बल में देखने पर बुध मजबूत होता है। अष्टक वर्ग में बुध अर्थ त्रिकोण जो है वो ज्यादा मजबूत है, जबकि 3-3 ग्रह धर्म और कामपाद में है और 2-2 ग्रह जो है अर्थ और मोक्ष में है। तो एक तरह से देखिएगा तो कहीं ना कहीं बुध जो का गोचर जो है व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इन जनरल पॉजिटिव है। हालांकि हम आपको बताएंगे कुछ दिक्कतें हैं। पहले से जो लोग एस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन अर्थ त्रिकोण की मजबूती बता रही है कि जिन लोगों का आने वाला समय अच्छा है उनके लिए अच्छा ये बता रहा है। देखिए, ये कर्क लग्न की कुंडली बनी है। इसमें क्या कहलाता है, बुध चौथे घर में है, सूरज के साथ, मंगल के साथ केतु घर। और जब आए हैं तो आते आते इनको क्या कहते हैं, इनका सामना हुआ है, क्या कहते हैं, पहले केतु के साथ। ग्रहण में भी ये शामिल थे, अपनी राशि में, उच्च की राशि में जहाँ थे। सूरज के साथ सूर्य और चंद्र के साथ 4 डिग्री के अंतर पर थे। तो और यहाँ केतु के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो उसके बाद तो एक तो सूर्य ग्रहण की ऊर्जा से ये है, और यहाँ आकर क्या कहते हैं, फिर पहले केतु से प्रभावित होते हैं। फिर ये लगभग 20 तारीख को, 20 तारीख को ये 2 अंश पर क्या कहते हैं, ये सूरज से होंगे। तो कंबसन तो चल ही रहा, आपको पता है कि अस्त है। बुध वैसे अस्त बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन अभी क्या है, एक तरह से 3-3 ग्रह इनको अस्त किए हुए हैं। सूरज से स्वाभाविक रूप से अस्त है, और क्या कहते हैं, ये मंगल और केतु, ये दोनों ग्रह तो इनके लिए अच्छे नहीं है। मंगल इनके परम शत्रु हैं और केतु भी उनके साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, और जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ित कर देते हैं। और ये इसका इम्पैक्ट, चूंकि ये सूर्य ग्रहण अपने इससे पहले जब थे उच्च की राशि में थे, वहां सूर्य ग्रहण से प्रभावित हो गए। उस समय से लगातार आप समझिए कि सूर्य की ये बुध की स्थिति इसके कारण कहीं ना कहीं ये होगा, पीड़ित ही आप कह सकते हैं। ये जरूर है कि गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु की दृष्टि का एक्चुअल प्रभाव अक्टूबर में जब सूर्य राहु निकल जाएगा तो इन पर होगा। तो अंतिम 6 दिन लगभग 31 के बाद ये 6 दिन, लगभग 6-7 दिन आप कह सकते हैं कि गुरु के अच्छे प्रभाव में होंगे। वहां से इनका थोड़ा सा स्थिति सुधरेगा। तो और उस समय क्या कहते हैं, और ये 4 दिन लगभग शुक्र के साथ इनका राशि परिवर्तन योग होगा। चूंकि शुक्र आ जाएंगे 2 तारीख को, 2 नवंबर को आ जाएंगे बुध की कन्या राशि में, और ये रहेंगे 6 तक यहाँ तक। इसलिए बुध और शुक्र का परिवर्तन योग होगा, तो वो एक अच्छा योग है। उसमें कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट उस दौर में मिलेंगे, अंतिम इनके गोचर के अंतिम स्थिति में। देखिए, एक चीज है कि इस बार जो ये इनका वो है, मैंने हमने कहा ही कि अफ्लिक्टेड है गोचर मंगल से और केतु से स्पेशली, और सूरज से कंबसन है। तो इसलिए और सूरज भी सूर्य ग्रहण की एनर्जी से निकले हैं अभी, उसका इम्पैक्ट है, और इन पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि ग्रहण के समय में थे वहाँ। तो इसलिए हम कहेंगे कि आध्यात्मिकता के लिए ये गोचर शुरुआती दौर में ज़्यादा अच्छा है।
इसलिए भी हम कहना चाहते हैं कि इस समय जो बुध और सूर्य जो मिल रहे हैं 2 अंश पर, उस समय सुपीरियर इनका कंजंक्शन है सूरज के साथ। सूरज के साथ बुध का सुपीरियर कंजंक्शन तब होता है जब बुध और धरती के बीच में सूरज होते हैं। तो ये अच्छा माना जाता है इस आध्यात्मिक पहलू से, और ये दिक्कतें करता है व्यवहारिक। और बुध आपको पता है आप व्यवहारिक ग्रह है। बुध जो है हमारे वाणी के कारक है, संचार के कारक है, ट्रेड के कारक है, शेयर मार्केट वगैरह के कारक है, इकोनॉमी में सफलता दिलाने का काम करते हैं। ये तो इसलिए हमेशा देखिएगा कि इस समय इसकी संभावनाएं कम है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो वर्तमान स्थिति है, ये क्याओस जो है अभी चल रहा है दुनिया भर में, जो क्याओस एक मचा हुआ है, चाहे वो इजराइल और हमास के कारण के बीच में जो शुरू हुआ वो अरब वर्ल्ड के साथ आ गया है, चाहे यूक्रेन और उसके साथ है, रूस के बीच में चल रहा है, इवन भारत और कनाडा के बीच में अभी 2-3 दिन से स्थिति थोड़ी सी वो है। लेकिन आप देखिएगा बुध इस पीरियड में कहीं ना कहीं इन तीनों मामले में और इस तरह के जो और मामले दुनिया भर में चल रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। इस बात को देखिएगा, क्योंकि ये सुपीरियर कंजंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को हवा देगा। और इस दौर में चूंकि ये वाणी और संचार के हैं, तो आप देखिएगा प्रोपेगेंडा किस तरह से होगा। वैसे भी आपने देखा होगा वेस्टर्न मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। हालांकि काउंटर होने लगा है, भारत में भी होने लगा है। भारत ने पहले सपोर्ट कर दिया था बिना सोचे, लेकिन बाद में भारत सरकार ने भी थोड़ा सा उसमें सफाई दिया, कुछ फ़लस्तीन साइड में भी बातें कही गई, लेकिन जो माहौल है इजराइल के पक्ष में वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया का क्रिएट किया हुआ है। यदि आप अखबारों को देखें, टेलीविजन को देखें, तो ये लगता है कि ठीक है, निश्चित रूप से हमास ने क्या कहलाता है एक बहुत बड़ा बुरा काम किया है, आतंकवादी टेररिस्ट। लेकिन आप यदि आप 48 चले जाइए जब इसकी स्थापना हुई थी, किस तरह से झूठ पर आधारित इजराइल का स्थापना हुआ, किस तरह से मूलवासियों को रिप्लेस करके और किस तरह से मूलवासियों को भगाने के लिए एक रात में 200 लोगों को गांव में घुसकर मार रहा है इन लोगों ने, कैसे भगाया है। यदि आप बीच बीच में, और किस तरह से क्या कहलाता है गाजा पट्टी को इन्होंने और इसके दूसरे हिस्से को जिस तरह से क्या कहलाता है केज बनाया हुआ है। ये सब यहूदी लोग स्वयं केज के रूप में थे। यूरोप में हिटलर ने इनको केज में करके और लगभग 90 लाख यहूदियों में से 60 लाख यहूदियों को मार गिराया था। और इन लोगों को घेटों में जिस तरह से कर दिया था, इन्होंने एक तरह से फिलिस्तीन को घेटों में कर दिया है। तो इजराइल जो इनके साथ हुआ था, आज वही एक कहलाता फिलिस्तीन के साथ पिछले 50-60 साल से कर रहे हैं। और वेस्टर्न खासतौर ये सारा क्रिएट किया हुआ ब्रिटेन का, ब्रिटेन ने क्या कहलाता है इनको अरब नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया, और साथ में क्या कहलाता है जैनिज्म जो यहूदीवाद था, एंटीसेमिटिज्म आंदोलन के कारण इसको भी उन्होंने क्या कहलाता बढ़ाया। और बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद इन्होंने क्या कहलाता है ऐसे क्षेत्र में जहां ये जाना चाहते थे, युगांडा और सब चीज छोड़ने के बाद इन्होंने फिलिस्तीन, चूंकि इनका जब पहली शताब्दी ईस्वी में भागे थे, लेकिन फिलिस्तीन से ही भागे थे, मूल रूप से ये भी फिलिस्तीन थे, लेकिन पहली सदी में भागे थे, दुनिया भर में फैल गए थे। तो यही इन्होंने पसंद किया, और जिस तरह से ब्रिटेन ने छद्म करके अरबों से वहाँ बेलफास्ट डिक्लेरेशन के अनुसार धीरे धीरे के बसाया लोगों को, वो सब चीज़ें आज, और दोनों को फंसा दिया, अरबों को फंसाया और यहूदियों को फंसाया। लेकिन यहूदी तो स्वयं फंसे उसमें, अरबों को फंसाया गया जिस तरह से। तो ये सारी जो कथा है और जिस तरह से भी बताया जा रहा है, सारी गलतियां जिस तरह से बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन या अरबी लोगों की, और ये नेतान्याहू जैसे नेताओं के बारे में तो मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, तो नेतान्याहू स्वयं अभी पिछले फरवरी में बहुत चर्चा में थे अपनी जुडिशरी के कारण। तो ये सब चीजें जो है वो हम बता रहे हैं कि, तो ये आप देखिएगा बुध जो है, विषयांतर हो रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुध जो है ये प्रोपेगेंडा को, वेस्टर्न मीडिया का भी प्रोपेगेंडा होगा, बहुत मैंने प्रोपेगेंडा ऐसा होगा जो झूठ जिसमें ज्यादा होगा। यदि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, सब्जेक्ट को नहीं समझते हैं और तात्कालिक चीजों से यदि केवल वो होते हैं, तो आपको आपके साथ छल होगा एक तरह से, आपको बाद में पछतावा हो सकता है यदि आप अपने विवेक से सोचेंगे। तो इस तरह से
सभी मामलों में जो भी इस तरह का जो आता है, तो आजकल इस बात को देखिएगा और बुध की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी तरह से क्या कहलाता है, ये जो कि वायु राशि में है, तुला जो है वायु राशि है, वायु राशि भी प्रबल भी है, और यहाँ अफ्लिक्टेड है राहु केतु के, उसमें है 31 तक तो है राहु केतु, तो इसलिए ये एक्सीडेंट बताता है ये उसमें वायु पैटर्न में, तो कहीं ना कहीं हवाई यात्रा वगैरह में असुरक्षा बोध हो सकता है, बहुत सारे लोग हवाई दुर्घटना वगैरह की संभावनाएं हैं, और मौसम पैटर्न पर भी इसका प्रभाव होगा, तो ये सब चीजें निश्चित रूप से दिख रहा है। इससे इसलिए हम आपको कहेंगे इस दौर में खास तौर पर अक्टूबर में बड़े निर्णय लेने से पहले 5 बार सोचें, 10 बार सोचें, बेहद माने किसी भी पहलू को यदि निर्णय ले रहे हैं तो हर तरह से देखें, और लंबे दीर्घकालीन दृष्टि से सोच विचार कर, तात्कालिक ढंग से भी सोच विचार कर कभी फैसले नहीं करें, नहीं तो आपका फैसला गलत हो सकता है, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। एक चीज कहना मैं भूल गया, सुपीरियर कंजक्शन जब होता है तो आपको पास डिवाइन मैसेज आते रहते हैं। डिवाइन मैसेज का मतलब ये है कि आपको देखिए, ग्रहण जब होते हैं, ग्रहण भी इस चीज को इंडिकेट करते हैं, ग्रहण आपको सूचनाएं देते हैं, वो डिवाइन सूचनाएं होती हैं, आप उस संकेतों को समझिए, प्रकृति हमको संकेत देती रहती है, यदि आप उस संकेतों को समझिएगा, तभी सुपीरियर कंजंक्शन सूरज के साथ हो रहा है बुध का, तो ये आपको बहुत सारे मैसेज मिलेगा, जैसे आगे आपको कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में कई चीजें इंसाइट्स मिलेगा, तो इस इंसाइट का फायदा उठाइए। यदि आप इंट्यूटिव है तो निश्चित रूप से आपके लिए वक्त है कि बुध के इस गोचर से फायदा उठाएं, क्योंकि सुपीरियर कंजंक्शन इस मामले पर करते हैं। मित्रों, अब हम आपको क्या कहते हैं, राशिफल फटाफट बता देते हैं। मेष, ये आप चंद्रमा और लग्न दोनों से देख सकते हैं, चंद्र राशि और लग्न दोनों से देख सकते हैं। मेष लग्न राशि के लिए तीसरे छठे के स्वामी होते हैं 7वें में आ रहे। देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, मेष की दोनों राशियों के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है ना, मेष के लिए जो मंगल भी है, और मंगल आए हैं उस सब पॉइंट से, सूरज के ग्रहण से, और अभी ग्रहण के समय भी 6 साढ़े 6 डिग्री के आसपास में थे सूर्य ग्रहण के समय में, तो इसमें हम आप बता रहे हैं कि 3 और 6 के स्वामी हो 7वें में आ रहे हैं, 7वां भाव पार्टनरशिप का होता था, पार्टनरशिप के मामले में भी दिक्कतें दिख रही है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या पार्टनर में कुछ विवाद की स्थिति हो सकती है। दूसरी चीज है कि ये 10वें से 10वां भाव होता है, तो व्यापार कर रहे हैं तो इसमें बहुत सोच समझ कर काम कीजिएगा, मेष लग्न राशि के लिए दिक्कतें दिख रही है, बेहद सोच समझ कर फैसले कीजिएगा, अन्यथा हानि की चांसेस है। मित्रों, टॉरस की बात कर लें, वृषभ लग्न राशि की बात कर लें, इसमें क्या है, ये दूसरे और 5वें के स्वामी है, छठे में गए। देखिए, कुछ मामले में ये निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, खासतौर पर दाम्पत्य में भी थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है, स्पेशली छात्रों को के लिए लाभकारक होगा, लाभकारी हो सकता है, स्टडीज में कुछ मैंने इनको फायदा हो सकता है, मैंने कंपटीशन से भी फायदा हो सकता है, बस अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें और एग्जरेशन नहीं करें। कामकाज में भी लिख रहा है कि आपको फायदा हो सकता है, सर्विस एटीट्यूड रखें, बेहद कम्पिटिटिव नहीं रहें। देखिए, मंगल और केतु आपको बेहद कम्पिटिटिव बनाएंगे, तुरंत फैसले लेने के लिए कोशिश कराएंगे। यदि आप बेहद कम्पिटिटिव नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से टॉरस के लिए कामकाज वगैरह के मामले में ठीक रहेगा, हो सकता है अदालती वगैरह फैसले भी आपके पक्ष में आ जाए, ये चीजें हैं। और ओवरऑल पैसे की आमदनी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ठीक रहेगी, जब आपके क्या कहलाता है वो होंगे, क्या कहते हैं, एक्सचेंज होगा, उस समय में कुछ आपको विशेष फायदा दिख रहा है। हालांकि छठे घर से हो रहा है तो उस समय थोड़ा सा हेल्थ वाला का ध्यान रखिएगा। शुक्र और गुरु का नवंबर में होगा, गुरु के सॉरी शुक्र और बुध का एक्सचेंज जो होगा, राशि परिवर्तन, और गुरु की दृष्टि भी रहेगी, तो कुछ फायदे उस समय दिख रहे हैं इसमें। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मित्रों, मिथुन लग्न राशि में पहले और चौथे के स्वामी होते हैं, और ये 5वें में आ रहे। देखिए, बुध के दोनों राशियों के लिए ट्रांजिट ठीक है, तो मिथुन के लिए भी ठीक है, ये पहले और चौथे के स्वामी होकर 5वें में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कामकाज अच्छा रहेगा, कामकाज में आपको सफलताएं मिल सकती है। आपकी कुंडली खराब नहीं होनी चाहिए, पहले से कुंडली आपकी खराब है, दशा भुक्ति खराब है तो दूसरी चीज, अदरवाइज ये आपके लिए कामकाज ठीक दिख रहा है, पारिवारिक सुख में भी दिख रहा है, एक बात देख लीजिए,
और आपको छात्रों को लाभ दिख रहा है स्टडीज में, माने वो हेल्प दिख रहा है कहीं ना कहीं, हायर एजुकेशन वगैरह भी दिख रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग नव दंपति हैं उनको संतान लाभ भी हो सकता है, इस बात की संभावना है मिथुन के जातकों के लिए। तो ओवरऑल मिथुन के जातकों के लिए ठीक है, बावजूद समय खराब है। ये जरूर है कि कुंडली आपकी खराब होगी तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कर्क लग्न राशि के लिए तीसरे और 12वें के स्वामी है, चौथे में आ रहा है, ये अच्छा नहीं है इनके लिए, कर्क वालों के लिए। कर्क वालों को ध्यान रखना चाहिए कि माता जी की तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। यदि आप यहाँ जा रहे हैं, विदेश से संबंधित कुछ फायदे हो सकते हैं, ये बात जरूर है, लेकिन अदरवाइज चीजें हानिकारक दे रहे हैं। यदि आप घर मकान अपने देश में ले रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा थोड़ा सा। और माता जी का, इवन आप ओल्ड एज में है तो अपने पार्टनर का ध्यान रखिएगा, हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकता है। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, दूसरे और 11वें दोनों ये अर्थ के भाव है, एक तरह से माने धन भाव है दोनों। तो दूसरे 11वें के स्वामी तीसरे में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये इनको बदलाव से लाभ देगा। देखिए चौथे से पीछे है ये तीसरे भाव में, तो आप कुछ बदलाव करेंगे करियर में, तो नया जॉब से या कुछ इस तरह से, या स्थान परिवर्तन होगा तो आपको लाभ होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सिंह के जातकों को अपने या तो आपके अनुज की तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, या आपके छोटे भाई से आपकी कुछ विवाद हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपनी चीजों का गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, खासतौर से अपने से आगे बढ़कर ऐसे काम नहीं कीजिएगा। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें पहले 10वें के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव में आते हैं। कन्या के लिए कामकाज अच्छा है, वाणी आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगी, ओवरऑल फ्रूटफुल दिख रही है। ये जरूर है कि देखिए मंगल से क्रॉस करेंगे, मैं भूल गया 28 के आसपास, 28 या 29 को मंगल पर से क्रॉस करेंगे, तो मंगल पर से जब क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखिएगा। केतु पर से अभी आए हैं तो क्रॉस किए हैं, तो केतु और मंगल की राशि, तो केतु तो ऑलरेडी लगभग गुजर गए हैं, निकल गए हैं वहां से, लेकिन ये अभी 2-3 दिन ध्यान रखिए, और 28 के आसपास में 1-2 दिन ध्यान रखिए, अदरवाइज आपके लिए ठीक है। और इस समय आपको क्या कहलाता है, कंपटीशन से भी जो छात्र एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको लाभ दिख रहा है, मैंने ये इवन रिलेशनशिप में भी इनको ओवरऑल इनका ठीक रहेगा। कन्या के जातकों के लिए मैंने दाम्पत्य वगैरह अच्छा रहेगा कुल मिलाकर। तुला की बात करें, 9 और 12 के स्वामी होते हैं, पहले भाव में है, तो तुला के लिए देखिए आपको सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, योगा प्राणायाम करते रहे, ये बात चीजें ध्यान रखिएगा। और खर्च बढ़ा रहेगा, आपको खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत न है। विदेश से जरूर आपको लाभ दिख रहा है, अपने देश में यदि आप काम करते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कामकाज में कुछ झंझटें दिख रही है, लेकिन फॉरेन से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो या फॉरेन में काम करते हो तो निश्चित आपको फायदा दिख रहा है। वृश्चिक के लिए 8वें 11वें के स्वामी है 12वें में। देखिए वृश्चिक के लिए ज्यादातर खराब है, 11वें और 12वें का कॉम्बिनेशन बनेगा अंतिम 5-6 दिन में, जब शुक्र और वो होगा, खाली वो कहते हैं उसको, तो वो भी ठीक नहीं है। और हमने पहले ही कहा कि न मेष के लिए ठीक है न ये इसके लिए ठीक है, वृश्चिक के लिए है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, खर्च ज्यादा दिख रहा है, सेहत प्रभावित हो सकता है, यहाँ तक कि पिता की सेहत भी आपको पर खर्च करना पड़ सकता है। ये है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, आप आध्यात्मिक दान पुण्य करते हैं, आइसोलेशन में अभी माने जब तब तपस्या करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। एक और चीज है, जो छात्र पढ़ने जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अनुकूल स्थिति है, 12वें भाव में आ रहे हैं तो अनुकूल स्थिति है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें 7वें और 10वें के स्वामी है, 7वें 10वें के स्वामी होकर 11वें में आ रहे हैं, तो ये 11वें में आना इनका ठीक है, आर्थिक लाभ दिख रहा है। यदि आप कुछ बड़ा एक्सपेंशन वगैरह का पहले से प्लान कर रखा है, तो इस समय उसके इम्प्लीमेंटेशन के भी चांसेस है। और क्या कहते हैं, ये नव दंपति वगैरह यदि चाहते हैं तो उनको संतान भी समय हो सकता है, दाम्पत्य सुख भी कुल मिला जुला कर आपका ठीक है। धनु के लिए ओवरऑल 11वां का प्लेसमेंट ठीक अच्छा कहते हैं। मकर के लिए 10वें का प्लेसमेंट होगा, 6ठे और 9वें के स्वामी होकर 10वें में आएंगे, तो देखिए निश्चित रूप से ऑफिस वाली जगह पर आ रहे हैं मैंने, और यहाँ बुध कारक होते हैं, आप सबको पता है, आपको पद लाभ देंगे, पदोन्नति दे सकते हैं।
किसी तरह से ऑफिस में आपको फायदा दिख रहा है, इवन व्यवसाय करते हैं उसमें भी दिख रहा है फायदा, लोगों को दाम्पत्य सुख भी हो सकता है। बस छात्रों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, छात्रों को स्ट्रेस हो सकता है पढ़ाई लिखाई में, या कुछ सेहत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं ज्यादा स्ट्रेस लेने पर। अदरवाइज मकर के लिए ओवरऑल अच्छा है गोचर। ये कुंभ के लिए इसमें 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं, 9वें में आ रहे हैं। कुंभ के लिए मिक्स रिजल्ट रहेगा। देखिए नई नौकरी वगैरह मिल सकती है आपको, इस बात है, बचत भी हो सकता है, लेकिन हम ध्यान रखिएगा दाम्पत्य में कुछ दिक्कतें दिख रही है। यात्रा में यदि आप ट्रेवल यदि हो सके तो पोस्टपोन कीजिए इस पीरियड में, स्पेशली क्या कहलाता है अक्टूबर में, नवंबर में आप शुरू कर सकते हैं राहु केतु निकलने के बाद। अदरवाइज यात्रा में कुछ दिक्कतें दिख रही है, जाइए तो सावधानी से यात्रा कीजिए, स्पेशली हम कहेंगे कुंभ के जातकों को। देखिए खास तौर पर चंद्रमा जिनका है मैंने 7.5 ही चल रहा है चंद्रमा वालों को, कुंभ वालों को, तो कुंभ वालों को इसलिए हमने कहा कि कुछ दिक्कतें हैं इनको। ये मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में 4थे और 7वें के स्वामी होते हैं, 8वें में आ रहे हैं। देखिए बुध का गोचर ऐसे 8वें में अच्छा कहा गया है, इसलिए कुछ चीजें तो अच्छी होंगी। जैसे आपको इस समय में ऋण वगैरह चुकाना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा, फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं रहेंगी, आपको इस बात कर सकता हूँ। लेकिन इस समय आपको माँ या पत्नी का या पति का आपका हेल्थ इश्यूज हो सकता है इस समय, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। और कामकाज ओवरऑल ठीक रहेगा, मैं कामकाज में बहुत नेगेटिव नहीं देख रहा हूँ स्थिति। हाँ ये चीज जरूर कहूंगा कि सेहत वाला चीज दिख रहा है। और दूसरी चीज ये कहूंगा कि दूसरा एक और चीज है, यदि आप वो काम करते हैं 8वें भाव से संबंधित काम करते हो तो निश्चित रूप से इस मामले में निश्चित रूप से वो फायदेमंद दिख रहा है। ज्योतिष है और भी 8वें भाव के जो काम है सब खनन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन सब चीजों में निश्चित रूप से आपको लाभ दिख रहा है। तो इनके लिए भी मिक्स ही रिजल्ट है, आप कह सकते हैं। मित्रों ये था बुध के गोचर की चर्चा। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।